कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें, पूंजी की लागत। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है कि मनी अरेंज कहां से करें। कौन सा निर्णय? कौन सा निर्णय? फाइनेंशियल डिसीजन कि रुपए कहां से लाएं। अब कहां से लाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर कोस्ट चेक करता है कि शेयर होल्डर शेयर इश्यू करते हैं तो उसकी कोस्ट क्या आएगी, डिवेंचर इश्यू करते हैं तो उसकी कोस्ट क्या आएगी, लोन लेते हैं तो उसकी कोस्ट क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो उसकी कोस्ट क्या आएगी, और कमाए गए पैसों को बिजनेस में रिटेन करते हैं, कमाए गए पैसों को, मनी को बिजनेस में रिटेन करते हैं, रखते हैं, तो उसकी कोस्ट क्या आ रही है। उसके आधार पर वो डिसीजन करता है कि इक्विटी शेयर इश्यू करें या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें या डिवेंचर इश्यू करें या लोन लें या कमाए गए पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। तो इनकी कोस्ट कैसे निकालते हैं वो देखें। यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कोस्ट सी से होता है लेकिन सिंबल में के लिखा जा सकता है, तो केडी, केटी, फिर है केपी, केआर, केई। इन दो को मैंने इधर लिखा है, उन दो को उधर लिखा है, कुछ ना कुछ कारण रहा है। ये जो है ना केडी और केटी, डिबेंचर, डिबेंचर के रिटर्न के बदले इंटरेस्ट देते हैं, लोन के बदले भी। ये टर्म के डी का मतलब बताऊं क्या? टर्म लोन जानते हो, लॉन्ग टर्म लोन। इधर आपके केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक चीज और ध्यान रखना, थ्योरी में आ सकता है 2 या 5 नंबर में, रिटेन अर्निंग से क्या समझते हो? प्रतिधारित अर्जनों की लागत। तो इसके फॉर्मूलाज वगैरह लिख देना। इसके रिटर्न में हम इंटरेस्ट देते हैं, इधर इंटरेस्ट देते हैं, इनको डिविडेंड मालिक है ये, इसलिए मैंने इन तीनों को इधर लिखा है। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं वो तीनों रिजर्व एंड सरप्लस में, ये शेयर होल्डर फंड में आते हैं और ये नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो डिफरेंट आ जाए, कुछ आ जाए तो फेंकने में काम आएंगे। एक फर्क और है, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो आता है ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट तो क्या आता है? माइनस टैक्स। अब यहां फर्क समझा रहा हूं, ब्याज जो है वो टैक्स से पहले दिया जाता है जबकि डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है। समझ गए क्या? ब्याज कब दिया जाता है? टैक्स से पहले दिया जाता है, जबकि डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है। ये जो है हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, तो इसके आंसर को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये आता ही कॉस्ट आफ्टर टैक्स है। ये फर्क बताया मैंने आपको। डिवेंचर और टर्म लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, टैक्स से पहले दिया जाता है, इसलिए इसकी जब कॉस्ट निकालते हैं, इसकी जब कॉस्ट निकालते हैं तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें नहीं करना पड़ता। समझ गए? अब एक ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो अभी आपको मैं फॉर्मूला याद करा देता हूं। हटा दो इनको। पांच मिनट में हो जाएगा, अभी लगेंगे भी नहीं शायद। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बराबर सबसे पहले आई मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस
कुछ लोग इसको, मैं खुद ही कई बार इसको आर लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने इस बार इंटरेस्ट लिख दिया, लास्ट टाइम में फटाफट याद हो जाए। यहां आप लिखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। ये है ना, समझ गए। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट एक डिबेंचर का 1 माइनस टैक्स रेट 50% है 1 माइनस 0.5, 40% है 1 माइनस 40, 30% है 1 माइनस 30। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है एक डिबेंचर के रीपेमेंट पर, रिडम्पशन पर कितना पेमेंट करेंगे। देखो आई बराबर पर डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, प्रति ऋण पत्र ब्याज। एक ऋण पत्र का ब्याज क्या है, एम वी मैच्योरिटी वैल्यू, ये प्रति ऋण पत्र लिया तो ये सारे प्रति ऋण पत्र आएंगे। अब एनपी नेट प्रोसीड प्रति ऋण पत्र प्राप्त राशि, प्रति ऋण पत्र प्राप्त राशि। एन शोधन के वर्ष, रीपेमेंट ईयर, रिडम्पशन ईयर। दो को तो आप जानते ही हैं, इसका हिंदी में नहीं लिखा मैंने। परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि लिख दूं, समझ गए क्या। प्रति ऋण पत्र ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। पर डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, मैच्योर होने पर कितना चुकाएंगे, नेट प्राप्त कितना किया था। देखो मैच्योर होने पर चुकाई जाने वाली वैल्यू, नेट प्राप्त एनपी, नेट प्राप्त कितना किया था, एन शोधन के वर्ष, बाकी तुम जानते हो। वैसे डिबेंचर इरेडीमेबल नहीं होते हैं, होते ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मान लो एन नहीं दे तो आपको मानना पड़ेगा, पर आपको तो मार्क्स लेने हैं। तो ये कह रहा है अगर डिबेंचर में एन नहीं दिया हुआ हो, अगर डिबेंचर में एन नहीं दिया, एन मतलब शोधन का वर्ष नहीं दे रखा है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, तो मैं मानूंगा इररेडीमेबल डिबेंचर, जो कि वास्तव में नहीं होते। इररेडीमेबल अशोधनीय, शाबाश, आता है तुम्हें तो। अब एन है नहीं तो एन नहीं होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होगी, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होगी तो ये नहीं होगी, फिर दो क्या काम में आएगा, ये तो एवरेज के काम आया। पता आपको कि लिया कितना, चुकाया कितना, उसका एवरेज। जब चुकाना ही नहीं है, एन नहीं है तो चुकाना नहीं है, तो यहां क्या आएगा, ये इंटरेस्ट दिख जाएगा क्या, 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। बस इतना सा लिखना है, मार्क्स आ जाएंगे। समझ गए। अब आज तो क्लियर आ रहा है बोर्ड। अब लेते हैं इसका केडी का इलाज हो गया। टर्म लोन में कोई बीमारी नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ ये लगाना है टर्म लोन, यही फॉर्मूला। उसमें होता ही नहीं है ऐसा कुछ। टर्म लोन तो न तो कोई प्रति डिबेंचर प्राप्त होती हो तो इंटरेस्ट क्या लगना है, 1 माइनस टैक्स रेट क्या है, नेट प्रोसीड क्या, इंटू 100। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में एक 80 पूछ लेना, वो क्वेश्चन बता दूंगा चाहे।
आ गया समझ में ये? तो इसके बाद यह है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब है रेडीमेबल, मतलब शोधनीय। अभी वाला फॉर्मूला वापस में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। शोधनीय अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश, मान लो शोधनीय हो। अभी वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। क्या लिखा था मैंने? इंटरेस्ट 1 माइनस लिखा था ना, मैं यूं लिख रहा हूं तुम्हें याद कराने के लिए, प्लस माइनस अपॉन डिवाइड बाई इनटू क्या था ये? केडी था, ठीक है। फिर जो अशोधनीय थे, इरेडीमेबल थे, स्पेलिंग गलत है क्या? कोई बात नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100। अब ढंग से मेरी बात सुनो, देखो अब प्रेफरेंस शेयर की बात चल रही है, तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है? डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है? डिविडेंड। तो ये इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा? टैक्स के बाद देते हैं या पहले देते हैं? तो इसका मतलब टैक्स पहले ही दिया हुआ है। हो गया? वही फॉर्मूला है, वहां इंटरेस्ट था या डिविडेंड होगा। मैंने बताया कि इंटरेस्ट पहले देते हैं इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं। यहां तो टैक्स देने के बाद डिविडेंड देते हैं, तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? समझ गए? आ गया? शाबाश। हटा दूं? हाँ, तू आई बड़ी मुश्किल से भर रहा आज। तो सर अब जाने दो, सुबह एग्जाम देना है, थोड़ी देर और। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें सिंपल, या तो अर्निंग पर शेयर या पहले डिविडेंड लेते हैं, या तो डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, या अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई नए शेयर है तो नेट प्रोसीड, एक शेयर पर कितने आए वो, और पुराने शेयर है तो मार्केट प्राइस इनटू में 100। अगर ग्रोथ दे रखी है तो प्लस ग्रोथ, नहीं दे रखी है तो हटा देंगे। डिविडेंड पर शेयर, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर ईपीएस बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रोसीड, नए अंश है तो नेट प्रोसीड, नए अंश होने पर नेट प्रोसीड, पुराने अंश हो तो मार्केट प्राइस, नए अंश है तो नेट प्रोसीड, पुराने अंश है तो, ठीक है। और मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं जानते हो तुम? मार्केट प्राइस जानते हो क्या? कॉर्पोरेट जैसा पेपर दे के आए हुए हो तुम। इश्यू ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? हाँ, वो तो वहां तो तुम एसेट से निकालते थे, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब नेट एसेट्स का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, तो क्या होगा यहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस, वही नेट एसेट्स हो गई है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझ गए? अगर मार्केट प्राइस नहीं हो तो ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट, अब है लास्ट में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस पर्सनल टैक्स और 1 माइनस ब्रोकरेज। टीपी का मतलब होता है पर्सनल टैक्स और बी का मतलब होता है ब्रोकरेज, दलाली। हाँ, पीटी लिख दे, टीपी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, याद रखना है पर्सनल टैक्स। ये आपके कंप्लीट फॉर्मूलाज। एक क्वेश्चन लूं क्या? हाँ, एक क्वेश्चन करा देता हूं। मुझे क्वेश्चन निकाल के दे, थोड़ा रोक, तब तक सांस ले लेते हैं।